साल 1990 वह समय था जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1990 से लेकर 2005 तक यानी पूरे 15 सालों तक उन्होंने और उनकी वाइफ ने बिहार पे राज किया। और विकिपीडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 15 सालों में बिहार में 60,000 से भी ज्यादा मर्डर्स हुए, 13,000 से भी ज्यादा लड़कियों की महिलाओं का रेप हुआ। इसके अलावा 18,000 से भी ज्यादा किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए। और यह सब उस समय हो रहा था जब बिहार में लालू की सरकार थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज का नाम दिया गया। तो आखिर ये जंगल राज था क्या? एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा आखिर बिहार का चीफ मिनिस्टर कैसे बना और कैसे लालू यादव ने अपने राज में बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर रख दिया? चलो आज के इस केस स्टडी में हम इस टॉपिक के ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यह कहानी शुरू होती है बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव से, जहां पे 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम कुंदन राय एवं माता का नाम मराठिया देवी था। बात करेगा लालू यादव के एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल से पूरी की थी। और जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए, जहां वे पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए कंप्लीट किया। जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद उन्होंने पटना के ही कॉलेज में एक क्लर्क की नौकरी शुरू कर दिया, जहां पे उनके बड़े भाई चपरासी थे। देखो, लालू यादव के नाम के साथ भले या जंगल राज या चारा घोटाला जैसे शब्द जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, क्योंकि उनके पिताजी एक छोटे से किसान थे, लेकिन वहां से निकल के वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो यह कोई मामूली बात तो नहीं है। और इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। बात करेगा लालू यादव के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो 1 जून 1973 को उन्होंने राबड़ी देवी के साथ शादी की थी। उनके 2 बेटे एवं 7 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम तेज प्रताप यादव एवं छोटे बेटे का नाम तेजस्वी यादव है। उनकी बेटियों के नाम है मीसा भारती, रोहिणी यादव, चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का यादव और सबसे छोटी बेटी का नाम है राजलक्ष्मी यादव। लालू यादव ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1917 में की थी, जहां पर वे अपने कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष थे। 1974 में जब बिहार आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो इस आंदोलन की पूरी लीडरशिप जयप्रकाश नारायण के हाथों में थी और इसलिए इस आंदोलन को जेपी आंदोलन कहा जाने लगा। बेसिकली यह आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था ताकि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सके और इंदिरा गांधी की सरकार को भी हटाने की मांग की गई। और इसके बाद ही 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया ताकि उनकी सरकार सत्ता में बने रह सके। उस समय जो आंदोलन चल रहा था यानी जेपी आंदोलन, इसी आंदोलन से बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर का उदय हुआ, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और उनका नाम क्या है, सुशील कुमार मोदी। ये सारे लोग इसी आंदोलन से निकल कर आए थे। क्योंकि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो जयप्रकाश नारायण ने जितने भी पटना के कॉलेज में छात्र संघ नेता थे, उन सारे लोगों को बुलाया गया कि आप आकर हमें सपोर्ट करें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। और यहीं पर ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों की बहुत बुरी तरह से पिटाई की। इसके अलावा पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें कई आंदोलनकारियों की जान चली गई। और इसके बाद 1 जुलाई 1974 को 65 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। उस वक्त बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, और वे बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर थे और वे बिहार के डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा काम कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन फिर 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो सबके सामने यही सवाल था कि आखिर अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आखिर बिहार की सत्ता को कौन संभालेगा। और सबके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आया वह था लालू प्रसाद यादव का। और लालू यादव भी चाहते थे कि वही सीएम बने। देखो, आप जानते होंगे कि लालू यादव एवं नीतीश कुमार एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, लेकिन उस समय ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और नीतीश कुमार ने लालू यादव को पूरी सपोर्ट किया था कि लालू यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर यार, सीएम बनना कोई आसान काम तो नहीं होता ना। लेकिन सारी समस्याओं को, सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लालू यादव फाइनली 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन ही गए। अब थोड़ा हम लालू यादव के जंगल राज के बारे में जान लेते हैं। देखो, मैं ना तो किसी के पक्ष में हूं और ना ही विपक्ष में, बट मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो कि सच है। और देखो, उस वक्त बिहार स्टेट का हाल इतना ज्यादा बुरा था कि लोग शाम के 6 बजे से भी घर से निकलने से डरते थे, क्योंकि पता नहीं कौन किसको मार दे आकर। उसमें बिहार में क्राइम अपने चरम सीमा पर थी और इसलिए नॉर्थ बिहार को हत्या क्षेत्र के नाम से भी जाना जाने लगा। साधु यादव एवं सुभाष यादव, जो कि लालू यादव के सगे साले थे, और ये दोनों बिहार के सबसे बड़े गुंडे थे। उस वक्त जंगल राज के कुछ कहानियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसको मीडिया ने आपको कभी नहीं बताया होगा। और ये सारी कहानियां रियल है और लालू यादव के जंगल राज की है।
तो जो पहली कहानी है वो है शिल्पी गौतम रेप एंड मर्डर केस की। एक्चुअली जब बिहार में लालू यादव सजा काट रहे थे, जेल में थे, उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। शिल्पी जो कि एक 23 साल की लड़की थी और उनके पिताजी का नाम था मालिक उज्जवल, जो कि एक छोटे से कपड़े के व्यापारी थे। और वहीं पर गौतम, जिसकी उम्र 27 साल थी, और उनके पिताजी बीएन सिंह लंदन में एक डॉक्टर थे। शिल्पी और गौतम दोनों ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से जुड़े हुए थे और ये दोनों ही रिलेशनशिप में थे, यानी दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड थे। वे दोनों 2 जुलाई 1999 को लापता हो गए और उसके अगले दिन ही पटना के फ्रेजर रोड पे उन दोनों की लाश मिली। उन दोनों की लाश एक कार में थी और उनके शरीर पे बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। यह आइडिया साधु यादव का था, जो कि राबड़ी देवी के सगे भाई थे। और देखो, जब उन दोनों की लाश मिली तो उसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पुलिस ने यह कहा कि यह कोई रेप या मर्डर नहीं है, बल्कि इस लड़की ने और इस लड़के ने सुसाइड किया है। यहाँ तक कि गौतम की लाश को उनके घर वालों को बिना बताए ही जला दिया गया, ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी दबा दिया जाए। फिर 6 महीने के बाद शिल्पी के घर वालों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उन्हें मारा गया है। और जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपा गया और जब सीबीआई ने छानबीन की, जब इस मामले को अच्छी तरह से रिसर्च किया, तो उन्हें बात पता चला कि उस लड़की ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि कई लोगों ने मिलकर उसका रेप किया था और उसके बाद उस लड़की को तरपा तरपा कर मारा गया था। सीबीआई को जांच में यह बात मालूम चल गया कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि साधु यादव थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सारी बात सच होने के बावजूद भी कोर्ट ने पता है आपको क्या आदेश दिया? कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, यह कोई रेप या मर्डर नहीं है, बल्कि इन दोनों ने आत्महत्या ही किया है। मतलब आप समझ सकते हो कि लालू यादव ने और राबड़ी देवी ने साधु यादव को बचाने के लिए पूरा प्लान किया था और वे इसमें कामयाब भी हो गए। तो यही स्थिति थी उस समय बिहार की राजनीति की, जहां पे किसी को मारना, किसी का रेप करना, किसी को किडनैप करना बहुत मामूली बात थी। और शिल्पी गौतम के केस को दबा दिया गया और आज तक उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसके अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन उस वक्त बिहार के सबसे बड़े गुंडे थे। उन्हें सिवान जिले में बाहुबली भी कहा जाता था और उनके ऊपर लालू यादव का पूरा सपोर्ट था। मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर 40 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती थी, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर खुद सीएम का हाथ हो उसको कोई भला क्या कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी लिंक था। उसके बाद प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया कि शहाबुद्दीन को किसी भी तरह गिरफ्तार किया जाए और फाइनली 2005 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस अकेले बंदे ने उसमें बिहार में तबाही मचा कर रखा था और यह सब उस समय हो रहा था जब लालू यादव सत्ता में थे। जंगल राज की यह तीसरी कहानी है और देखो, मैं आपको कोई बना बनाया हुआ कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि मैं उन्हीं बातों को बता रहा हूं जो कि सच है। और हमारे देश की मीडिया इन बातों को कभी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि मीडिया पॉलिटिकल लीडर की गुलाम होती है। और उस समय लालू यादव के राज में ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हुई थी जिन्हें के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। यह घटना 16 अक्टूबर 1994 की है, जब त्रिवेणीगंज के एक थाने में एक बेटी अपनी मां के साथ सोई हुई थी और वहां पे कुछ विधायक आकर उस लड़की को किडनैप कर लिया और उस लड़की का रेप किया गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसका रेप किया, पर इस मामले में भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस पूरे घटना को जिस विधायक ने अंजाम दिया था उसका नाम था योगेंद्र नारायण सरदार। यह जो अगली कहानी है वो है लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव की शादी की। जब 2002 में उनकी शादी हो रही थी, उस समय लालू यादव के अपने रिश्तेदारों ने पटना के जितने भी महंगे महंगे कार की शोरूम थी, उन सारे शोरूम में घुसकर उस तोड़फोड़ किया और वहां से महंगे महंगे कारों को उनके घर पे लाया गया था और बिना शोरूम के मालिकों को बताए हुए। पटना के बोरिंग रोड पर मारुति शोरूम के मालिक एसी गुप्ता ने कहा कि वे लोग जबरदस्ती उनके शोरूम में घुसे, उनके लोगों को बुरी तरह से पीटा, यहाँ पे तोड़फोड़ किया और यहाँ से 10 से भी ज्यादा कारें ले गए महंगी महंगी। और ऐसा उस दिन कई शोरूम ओनर के साथ हुआ था। उस वक्त लोग यह कह रहे थे कि या तो पटना पुलिस सो रही थी या लालू यादव के आदेश का पालन कर रही थी, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में भी बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। इन सब के अलावा आप चारा घोटाला के बारे में जानते ही होंगे। चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें पशुओं को चारा खिलाने के नाम पे लालू यादव ने 950 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इस घोटाला के बाद लालू यादव को चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। 1997 में जब सीबीआई ने चारा घोटाला को पर्दाफाश किया, तब लालू यादव को रिजाइन देना पड़ा। लेकिन लालू यादव ने यहीं पर एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया। जब उनको सजा हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया। इस मामले में लालू यादव को जेल जाना पड़ा और वे कई महीनों तक जेल में ही रहे। लगभग 17 सालों से चल रही इस मुकदमे में न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को 3 अक्टूबर 2013 को 5 सालों की सजा सुना दी। हालांकि अब ये जेल से बाहर आ चुके हैं और अभी भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं।
तो चलो अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। देखो, बिहार आज इतना ज्यादा पीछे इसलिए है क्योंकि लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जब ये लोग सीएम बने तो इन लोगों ने कभी भी बिहार के डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। वैसे मैंने बिहार के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखा है कि आखिर बिहार इतना ज्यादा पीछे कैसे रह गया। तो आप चाहो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहां से भी आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच।